आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें मिलती है रियल टाइम स्पीड, डेटा पावर और साफ सटीक रिपोर्टिंग के साथ। मैं हूं आपके साथ और अब शुरू करते हैं आज के डिजिटल टॉप स्टोरीज में। तो चलिए आज की पहली खबर में नजर डालते हैं। रुझानों के अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने कुल 243 सीटों में से 200 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 90 सीटें मिली और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 85 सीटें मिली, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लेड महागठबंधन को मात्र 35 सीटों के आसपास का आंकड़ा मिला है। रोचक बात यह है कि सीटों के मुकाबले वोट परसेंट में आरजेडी सबसे आगे रही, लगभग 23% वोट शेयर के साथ, लेकिन उसका सीट स्वरूप कम रहा। परिणाम ने यह संकेत दिया कि वोट शेयर के मुकाबले वोट वितरण एवं सीट भौगोलिक चित्रीकरण का महत्व अधिक रहा। एनडीए ने बहुल सीटों पर कम अंतर से जीत दर्ज की। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कोई आतंकवादी साजिश नहीं थी, बल्कि नमूना लेने की प्रक्रिया के दौरान हुई आकस्मिक दुर्घटना थी। धमाका उस समय हुआ जब एक टीम फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के नमूने ले रही थी, जिसे अत्यंत अस्थिर बताया गया है। गृह मंत्रालय ने मुआवजे और राहत की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि पोस्ट इंस्पेक्शन जांच जारी है और अनुमान लगाने की अटकलों से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात ने भी यह दोहराया कि कोई आतंकवादी एंगल नहीं है, यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है, धोखाधड़ी और फर्जीवेरी के आरोपों के तहत। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी मान्यता और स्वीकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया गया। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया है कि यूनिवर्सिटी कुछ आतंकवादी मॉड्यूल के फंडिंग और नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है, जिसके लिए एनआईए और ईडी की फॉरेंसिक और वित्तीय पड़ताल मांग की गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट फिलहाल डाउन है और साथ ही एआईयू ने इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। यह मामला अब मान्यता विवाद तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने ऐलान किया है कि आरोपी डॉक्टरों के साथ उनका संबंध सिर्फ आधिकारिक ड्यूटी तक सीमित था और अन्य आरोपों का खंडन किया गया है। मथुरा की प्रसिद्ध जरी पोशाक और मेरठ के बिगुल को आखिरकार जीआई टैग मिल गया है, जिससे दोनों पारंपरिक कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। जरी पोशाक बनाने की कला मथुरा में पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां कारीगर हाथों से महीन सोने चांदी की कढ़ाई करके अद्भुत शिल्प तैयार करते हैं। वहीं मेरठ का बिगुल सेना और पुलिस बलों में बजाया जाने वाला पारंपरिक वाद्य है, जिसकी गूंज और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में बड़ी मांग है। जीआई टैग मिलने से दोनों उद्योगों को न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इनके कारीगरों और निर्माताओं को बेहतर बाजार और आय के नए अवसर भी मिलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला व विरासत को वैश्विक मंच पर नई उड़ान मिलेगी और भारत की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद सोना और चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ रही है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना सुबह के व्यापार में प्रति 10 ग्राम 400 से 600 तक सस्ता हुआ है, जबकि 22 कैरेट में भी उतनी ही नरमी दर्ज की गई। चांदी की कीमतों में गिरावट और भी तेज रही, जहां प्रति किलो भाव में 1000 रुपए 1500 तक की कमी दर्ज हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी अनिश्चितता खत्म होने और डॉलर की मजबूती के चलते कीमती धातुओं पर दबाव बना है। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों और फेस्टिव डिमांड के आधार पर कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिहार में नई राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सत्ता का समीकरण एक बार फिर बदल गया। सरकार के गठन के तुरंत बाद चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने नीतीश के फैसले पर संतुलित रुख दिखाया। चिराग ने कहा कि अगर नई सरकार बिहार के विकास के लिए काम करती है तो हम रचनात्मक सहयोग देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी और जनता के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाए रखेगी। नीतीश की नई कैबिनेट को लेकर चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आदिवासी समुदाय की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया।
पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में रिकॉर्ड निवेश, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पानी सिंचाई की योजनाओं के जरिए वास्तविक परिवर्तन लाया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और वीरता को सम्मान देने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका उदाहरण विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में स्पष्ट दिखता है। भाषण के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समाज से अपील की कि वे विकास के इस अभियान में आगे बढ़कर देश की प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े आर्थिक फैसले के तहत कई आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को हटाने या कम करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम अमेरिकी उद्योगों और उपभोक्ताओं पर बढ़ते दामों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ट्रंप पर घरेलू व्यापार संगठनों, खुदरा कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर से लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि ऊंचे टैरिफ से लागत बढ़ रही है और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में अर्थव्यवस्था को राहत देने और जनता की नाराजगी कम करने के लिए ट्रंप को यह कदम उठाना पड़ा। फैसला घोषित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी वे व्यापार नीतियों को लचीला और व्यवहारिक बनाने की दिशा में काम करेंगे। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े बड़े फैसले शामिल रहे। वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके तहत पात्रता मानकों को और पारदर्शी व सरल बनाया गया है ताकि अधिक जरूरतमंद बुजुर्गों तक लाभ पहुंच सके। सरकार ने निर्देश दिया कि पेंशन सत्यापन प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जा सकेगा। कैबिनेट ने इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिससे प्रदेश में विकास परियोजनाओं की रफ्तार और बढ़ेगी। योगी सरकार का कहना है कि ये निर्णय जनता को सीधे लाभ पहुंचाने और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं, जिनके परिणाम आने वाले महीनों में दिखाई देंगे। हाईकोर्ट ने कस्टम अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का बड़ा आदेश दिया, जिससे मामले में कानूनी मोड़ आ गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल सरकारी पक्ष से पूछे, लेकिन सरकारी वकील उन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अदालत ने टिप्पणी की कि एफआईआर में दर्ज आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई न्यायिक मानकों पर खरी नहीं उतरती। कोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ बिना ठोस आधार के एफआईआर दर्ज करना न केवल गलत है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता के खिलाफ भी है। फैसले के बाद कस्टम विभाग में हलचल मच गई है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। आप देख रहे थे एस न्यूज ग्लोबल, तेज, विश्वसनीय और हर समय आपके साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते थे अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।